रोज़नामा तामीली इरशाद के एडिटर जनाब नाजिम नज़ीर साहब को यहाँ पर आने की दावत देता हूँ कि वो भी हमें अपनी तासुरात से नवाजें यहाँ पर। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर महफिल डॉक्टर मुहिद्दीन ज़ोर साहब, तालिब साहब, रफ़ीक साहब, सफ़े सामीन में बैठे गुलजार सिद्दीकी साहब व दीगर अफसाना निगार हज़रात, सामीन किराम, डॉक्टर गुलाम नबी कुमार साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि बकौल रफ़ीक साहब आलिमों की महफिल है, इसमें गिने नहीं जाते हैं बल्कि इसमें तोले जाते हैं इनका वज़न क्या है। वज़न के एतबार से, वैल्यू के एतबार से ये एक बड़ी महफिल है। इल्म आदम से लेकर ताइंदम और रोज़ क़यामत तक एक ऐसी चीज़ है जो गायब न होने वाली है, जो जिसका कीमत काम न होने वाला है, जो मिटने वाला नहीं है। ये हर जगह पर और हर ज़माने में हर महल और बरमहल होता है, क्योंकि इल्म से ही इंसान की पहचान है और इल्म से ही इंसान को पहचाना जाता है। इल्म से ही दुनिया के असरार रमूज़ात और खुदा को पहचानने का ज़रिया बनता है। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, शोबे हैं, अलग अलग शोबेजात में हर एक अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक अपनी रेज़ी से काम लेता है। ये कौल है वलिकुल्लि फन रिजाल, हर एक शख्स अपने अपने फन में माहिर होता है। अगर कोई शख्स अनपढ़ होता है लेकिन उसके पास ऐसे फनून होते हैं, ऐसा फन होता है कि आलिम, सबसे बड़ा आलिम जो अपने आप को तस्वुर करता है, वो उसके फन को नहीं पहुंचता है, न समझता है। इसी तरह से ज़बान है, ज़बान के अपने अपने तकाजे हैं और अपने अपने हदूद हैं। अगर ये अपने हदूद से बाहर जाती है तो ये अपनी असलियत में नहीं रहती है। हम अंग्रेजी चूंकि आज ग्लोबल लैंग्वेज मानी जाती है, आलमी ज़बान तस्वुर की जाती है, लेकिन जिस तरह से अंग्रेज इसको बोलते हैं, जिन मुल्कों में, जिन ममालिक में इसका वजूद आया है, उस तरह से हम नहीं बोल पाते हैं। कितनी लाख कोशिश करने के बावजूद भी हम इसके मखारिज को निकालने में कामयाब नहीं होते हैं। या तो हमें उस सोसाइटी में, उस माहौल में रहकर उनके ज़बान दहान को, उतारो चढ़ाव को देखना है, तब हम उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अब रसाई है, हम किस तरह से अंग्रेजी बोलते हैं तो ये दूसरी बात है कि उन लोगों को समझ आ जाएगी। हम अपने एक दूसरे से समझ जाते हैं। उर्दू ये बरसगीर के अवाम, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये आलमी सतह के लोगों के लिए एक नियामत है। क्यों? क्योंकि ये किसी मुल्क, किसी जगह या किसी इलाके की जुबान नहीं है। इसको अल्लाह ने ऐसी वुसअत दी है और हम उन अदीबों, उन मुहक्किकों, उन शायरों के मरहूनी मिन्नत है जिन्होंने इसको एक राबते की जुबान बनाकर
ہمیں اتنی آسانی پیدا کی کہ ہم کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر کسی کے ساتھ بھی اپنی زبان ملا کر ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں، ہمیں سمجھتے ہیں اور ہم ان کو سمجھتے ہیں۔ اگرچہ زبان بولنے میں اس اردو کے بھی اپنے اپنے تقاضے ہیں، بولنا ہمیں اپنے اساتذہ نے استاد پڑھایا ہے، اساتذہ پڑھایا ہے، لیکن اب تبدیلی ہے، سیکھتے سیکھتے ہم اساتذہ پر پہنچ گئے۔ اسی طرح سے جو یہ وسعت ہے اس زبان میں، ہمیں اپنی کشمیری زبان جسے ہم اب دور ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو اب اردو سکھاتے ہیں اور ماں اپنے بچے کو اس المیہ سے ہم نہیں نکلتے ہیں کہ نوزی کو صاف کرو، داغی آئی، یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ کس دنیا کی زبان ہے، کس خطے کی زبان ہے، اور اس طرح سے ہم اس کو بھی ناز کرنے پر اتر آئے ہیں۔ بہرحال یہاں افسانوں کی محفل ہے، چونکہ میں سخن نواز نہیں ہوں، ادب جاننے والا نہیں ہوں، لیکن ادب محب ادب ہوں۔ ایک مسافر کی طرح ادیبوں کے پیچھے پیچھے، شاعروں کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، چاہے سماج ان کو دیوانے، مستانے یا اور کیا نام دیں گے تو کہہ دے، لیکن میں نے ان کو عظیم انسانوں کی فہرست میں باندھ لیا ہے۔ یہاں پر افسانے پڑھے گئے، پیش کیے گئے۔ پہلا یہ افسانہ تھا ڈاکٹر عرفان عالم کا، یہ مشتاق عالم صاحب کا، بدحسی، بے حسی۔ ہاں، جہاں تک انہوں نے کورونا وائرس جو وبا ہم پر نازل ہوئی ہے، انہوں نے پوری داستان بتائی۔ دیکھیں، میرا جو لکھنا ہے یہ چٹ پٹ ہے۔ میرا ایک پیرامڈ ہے، انورٹڈ پیرامڈ میرا ہے 5W1H۔ میں اسی انورٹڈ پیرامڈ الٹے احرام کے ارد گرد ہی گھومتا ہوں، لیکن یہ جو زمینی حقائق ہیں، اتنی مجھے فرصت نہیں کہ میں ان کو سمیٹ کے سارے داستان کی طرح پیش کروں۔ انہوں نے کورونا وائرس کو جس انداز سے پیش کیا کہ اس میں بے حسی ہی اس بیماری کی وجہ بنتی ہے۔ اگر انسان احتیاطی تدابیر اپنائے تو یہ ناممکن ہے کہ انسان اس کا شکار ہو جائے۔ لیکن ایک بات، کیونکہ برا نہیں ماننا، ڈاکٹر مشتاق عالم صاحب نے بہترین افسانہ پیش کیا، لیکن میری ایک میں بحثت سامی یہ بات کہوں کہ افسانہ بولا جاتا ہے، یہ پڑھا نہیں جاتا ہے۔ مجھے معاف کرنا، کیونکہ اس کا جو اس کی پریزنٹیشن جو ہوتی ہے، کسی نے کہا، شبیر نے کہا، یہ انہوں نے کشمیری کیا نام ہے ان کا، محمد اقبال صاحب نے موج کا افسانچہ پڑھا۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ جب یہ ماں کی داستان بول رہا تھا، ماں کا وہ طرز، وہ یہ اسی کے طرز عمل کو، اسی کی پریزنٹیشن کر رہا تھا۔ وہ کہ یہ تکنیک آپ میں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے، کیونکہ جب آپ افسانہ پڑھیں تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کسی کی دلیل، کسی کا کچھ اظہار کر رہا ہے، کیونکہ یہ خود اپنا نہیں کرتا ہے، یہ کسی کا بول رہا ہے، یہ اسی کی لینگویج میں، اسی کی زبان میں ہمیں بتائے۔ ہاں،
इसी तरह से इरशाद अहमद साहब ने वो आएगा, कितना अच्छा मौजू चुना था, और अफसाना उसमें वो प्लाट, उसमें वो किरदार, वो सब कुछ इन्होंने जिस तरह से, मैं कहता हूं कि अगर उसने अपनी प्रेजेंटेशन, मुझे माफ करना, उस तरह से प्रेजेंटेशन दिखाई होती तो हम सब रो पड़ते, क्योंकि अफसाना इतना मजबूत था, इतना मुस्तहकम था कि अगर उसकी प्रेजेंटेशन ठीक होती तो शायद हम सब रो पड़ते, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो आएगा लेकिन वो आया नहीं, वो इंतजार में थी मां, लेकिन वो आया नहीं जब तक उसकी जान भी चली गई। इसी तरह से मोहम्मद इकबाल साहब ने मौज, इस पर मैंने बताया आपको कि दूध का एक कतरा, वो बोझ जो उसने उठाया था मां ने, वो हमें पता चला कि उसने कितना बोझ उठाया और उसके सर पर कितना था, और वो बोझ किसको दे गई? अपने बेटे को दे, संभालने के लिए। वो भी बोझ रखा। हाँ, जाहिद जफर साहब ने अलमारी के मौजू के तहत, हालांकि मैं उस वक्त ज्यादा उसकी तरफ तवज्जो नहीं रख सका, उसने अलमारी को उस तरह से बयान किया, वो मौजू जो था बिल्कुल मौजू के तहत उसका अफसाना था, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन, अगर प्रेजेंटेशन होती तो शायद अलमारी हमारे सामने होती, क्योंकि कितने हैं वो सोने से भी बढ़कर जेवरात, वो किताबें थी, वो सोने से भी जो जेवरात, सोने के जेवरात, लाल जवाहरात उसमें समेटे थे। अलिफ आजिज एजाज साहब ने एक कोशिश की, मैं कहूंगा कि उसने कोशिश की थोड़ा प्रेजेंट करने की, लेकिन उससे भी मैं उसे गुजारिश करूंगा कि अगर वो उन्होंने बोझ जो मजमून पढ़ा, ये मौजू जो था बोझ हकीकत में था रियाज और रहीम काक का मरना कितना दुश्वार था, और वो किस तरह से चल बसा अस्पताल में, और रियाज पर क्या गुजरा, तो वो डॉक्टर ने क्या कहा, ये तो पूरी दास्तान थी। डॉक्टर गुलजार सिद्दीकी साहब ने यादों का छप्पर, आज एक और अल्फाज की इजाफा हुआ मुझे, छप्पर मैंने आज पहली बार, मतलब मेरे इल्म में इजाफा हुआ, इसके लिए शुक्रिया। रईस अहमद साहब ने अफसानचा पढ़ा, अपनी अपनी किस्मत, बहुत ही अच्छा अफसाना था। यहां पर इसके बाद चूंकि रफीक साहब ने यहां उस तरह से, मतलब ये एक उस्ताद का काम है, शकील साहब ने उस्ताद की तरह जैसे ये अपने क्लास में थे और हमें वैल्यू दिखाया, ये 500 है, ये कागज का टुकड़ा है, और आप 500 है, हम कागज के टुकड़े हैं। हम थे, क्योंकि आप नहीं, इनकी तवज्जो अच्छी असल में यही थी कि आप कुछ, आप में कुछ है, कोई वैल्यू है। ये जरूरी नहीं है कि मैं इन अफसाना निगारों को अखबार में लाकर दिखाऊं, हाँ ये जरूरी है इस बात से कि समाज को पता चले कि इनका वैल्यू क्या है। बिल्कुल, इससे मालूम हो जाता है कि इनका वैल्यू क्या है। 500 है नोट, लेकिन जब तक नहीं ये मार्केट में आ जाएगा तब तक इसका पता नहीं चलेगा, तब तक इसकी कीमतें मालूम नहीं होंगी। यहां पर सदारत, ऐवान सदारत में बैठे तशरीफ फरमा मोहतरम जोर साहब, दर्जनों किताबों के मुसन्निफ हैं। ये तो इनके सामने बात करना वो सूरज को शम्मा दिखाने के मुतरादिफ ही है, लेकिन इन्होंने एक किताब सहाफत पर लिखी है, बड़ी ज़ख़ीम किताब है, बहुत कोशिश की है, ताक़ीक़ की है, लेकिन इस स्टेज से मैं ये बात भी इन तक पहुंचाना चाहता हूं। हालांकि मैंने बहुत बार सोचा कि मैं अपने कलम से ही इन तक पहुंचाऊं, लेकिन अदीमुल फुर्सती की वजह से वो ना पहुंचा सका। उनमें
उसमें उनको चूक हुई है इस बात पर कि अगर वो नया एडिशन छपाना चाहे तो शायद इनको और लोगों के साथ जो छूट गए हैं, जिन्होंने काम किया है, मैं अपने इदारे तामील इरशाद की बात करूंगा, इन तक पहुंचाऊंगा। 2014 में जब सैलाब, कयामत खैज सैलाब आया तो रेडियो पर बोला गया तलाश गुमशदगी, नाजिम नज़ीर, रुखसार बशीर, फिरदौस रहमान का कोई अता पता नहीं है, लेकिन रंगरेट में हम अखबार छपा रहे थे, रंगरेट में हम अखबार प्रेस पर छपा रहे थे और जोर साहब को उस पर नजर नहीं पड़ी है, शायद उसके बारे में उनको मालूम नहीं हुआ और 55,000 डेली अखबार छप गए, 55,000। 2016 बुरहान के जमाने में जब बुरहान शहीद हुआ तो 60,000 अखबार तामील इरशाद रोजाना छप गए, तो शायद वो नजरअंदाज हुआ। इसी तरह से कुछ और जो इन्होंने बिल्कुल, मतलब मैं आज इनकी ही किताब पढ़ के आज इम्तिहान में जाने की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन जो चीजें रह गई हैं, मेरी गुजारिश रहेगी कि उसका नया एडिशन निकाला जाए और हमसे जरूर राब्ता करें, क्योंकि हमने एक तारीख रकम की है, हमने छलांगे मारी हैं, हमने उस सैलाब में बिल्कुल वो जो गौतजन हुए थे और वो लोग गौतजन हो रहे थे, लोगों को निकालने के लिए हम अखबार में उनको ढूंढ निकालने के लिए लोगों में, जो जब गांवों में ऐसा कोहराम था कि 60,000 घर के आब हुए, तो उस वक्त हमने कहा कि अभी 2 ही हो गए। मैं इस तंजीम स्वच्छ क्रास सोसाइटी, जो एक बेहतरीन नाम है, और इस कॉलेज के मुंतजिमीन को मुबारकबाद देता हूं कि कम अज कम मेरी नजरों से आज पहली बार गुजरा, हमने अपने का नाम कहीं रखा है। जिन्होंने हमें कुछ दिया है उनको याद किया करो, उनके नाम पर इदारे कायम करो। और मैं इन अपने इदारे तामील इरशाद और अपनी तरफ से दोनों इदारों को, सचक्राल एजुकेशनल ट्रस्ट, कॉलेज ऑफ एजुकेशनल ट्रस्ट को भी मुबारकबाद देता हूं और सचक्राल सोसाइटी बराए फरोग ज़बान अदब जम्मू कश्मीर को भी मुबारकबाद देता हूं। और सबसे ज़्यादा मैं अपने दोस्त, छोटे भाई डॉक्टर गुलाम नबी कुमार साहब का मशकूर हूं। ये भी एक असासा है हमारे लिए, जिसने हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में अपने नाम को चमका के रखा है, लेकिन अब वहां से चमक के आकर यहां चमकाने लगे हमें, तो इसके लिए अल्लाह इनको और वसअत दे और हिम्मत दे। और मैं ये अपने इदारे की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जब भी आप कोई काम करे इस सोसाइटी के तहत, तो हम आपके शाना बशाना होंगे। बाकी वसल्लम।